इस संगोष्ठी में हम लोग आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विद्यालयी शिक्षा के पक्ष के क्रियान्वयन पर चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत सुखद अनुभव इस शिक्षा नीति ने हम सबको दिया है। यह कॉमन एरा का यह ईसाई वर्ष 2020 यह हमारे बीच में एक दुखद वार्ता ही लेकर के आया था। यानी 2020 का प्रारंभ कोविड-19 से हुआ, यानी 19 ने 20 में वायरस डाल दिया था और चीन से प्रारंभ हुआ यह वायरस सारे दुनिया में ही, सारे विश्व में ही और बहुत बड़े प्रमाण पर भय को निर्माण करता रहा। और आज हम देख रहे हैं पिछले 4-5 माह से हिंदू नववर्ष के प्रारंभ से ही 25 तारीख से ही हमारा यह घरवास प्रारंभ हुआ और तब से गत 5-6 महीने में आज भाद्रपद मास में हम पहुंच गए, चैत्र से शुरू करके, और हम सब लोग इस संकट को झेल रहे हैं। इसलिए सामाजिक माध्यमों में इस प्रकार के चुटकुले, इस प्रकार के विनोद आना प्रारंभ हो गया कि भगवान 2020 को डिलीट कर दो, इसमें वायरस है। जैसे आपके संगणक में किसी और कार्यक्रम में किसी ऐप में और आ जाता है वायरस, विषाणु आ जाता है तो उसको डिलीट करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है। तो हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सृजनशील लेखक ये लिखने लगे थे कि 2020 को डिलीट कर दो। और अचानक 2 घटनाएं हुई गत 1 माह में, जिन घटनाओं ने इस विस्मरणशील या जिसको भुला देना चाहिए ऐसे वर्ष को अविस्मरणीय बना दिया। ये 2 क्रांतिकारी और ऐतिहासिक घटनाएं थी। आज से लगभग 1 माह 30 दिन पूर्व यह 29 जुलाई 2020 को और भारत के केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद द्वारा पारित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और दूसरी अविस्मरणीय घटना थी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या जी में भगवान श्री राम के निजधाम पर उनके भव्य जन्मभूमि के मंदिर का कार्यारंभ। अब इन दोनों घटनाओं से 2020 तो अविस्मरणीय बन गया। यह अविस्मरणीय इसलिए बना कि 35 वर्षों बाद आई हुई यह चिर प्रतीक्षित शिक्षा नीति यह वास्तविक अर्थ में नीति है। स्वतंत्रता के बाद में आयोग तो बहुत बने। राधाकृष्णन आयोग बना विश्वविद्यालय के लिए, फिर वो मुरलीधर जी का आयोग बना, उनका आयोग बना, मुरलीधरन आयोग वो स्कूल शिक्षा के लिए बना। उसके बाद में राममूर्ति कमीशन बना। ऐसे बहुत सारी समितियां बनते बनते फिर 1966 में कोठारी कमीशन, जिसको नाम से जाना जाता है लेकिन जिसका मूल नाम राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा आयोग इस प्रकार का नाम था, उस शिक्षा आयोग की स्थापना हुई और समग्रता से शिक्षा का पहली बार विचार स्वतंत्रता के लगभग 20 वर्ष बाद में किया गया। और ये सारी नीति आई। उसके बाद 1986 में यशपाल समिति ने ये नई शिक्षा नीति, जिसको राजीव गांधी जी कहते थे, वो नई शिक्षा नीति आई। और उस 35 साल बाद उसका 1992 में एक थोड़ा सा सुधारित रूप सामने आया, प्रोग्राम फॉर एक्शन के रूप में। और उसके बाद में आज 34 वर्षों के बाद में यह शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हमारे सामने। किंतु नीति में और कार्यक्रम में जो अंतर होता है, उस अंतर को नहीं समझा जा रहा था अभी तक सरकार के लिए शिक्षा की व्यवस्था निर्माण करने के लिए कुछ, अंग्रेजी में जिसको पॉलिसी कहते हैं, यानी सरकार के प्रोग्राम किस दिशा में जाएंगे इसको जो बताती है उसको पॉलिसी कहते हैं। हमारा संस्कृत का शब्द नीति ये बहुत गंभीर और बहुत गहन शब्द है। पॉलिसी के अनुवाद के रूप में उसका प्रयोग होता है, किंतु वास्तविकता में विदुर नीति कोई विदुर की पॉलिसी नहीं है और चाणक्य नीति कोई चाणक्य की पॉलिसी नहीं है, या कलिंग का जहाँ इतना बड़ा लोकतंत्र विकसित हुआ वो खारवेल की नीति कोई पॉलिसी नहीं है। सरकारों के प्रशासन के लिए कैसे काम करना है ये बताने वाले तत्व नहीं है ये। उसको हमारे यहाँ पर राज व्यवहार कहा गया, लोक व्यवहार, राज व्यवहार, ऐसे जो 2 पक्ष होते थे हमारे स्मृति ग्रंथों में, उसमें राज व्यवहार कहा गया। ये राज व्यवहार पॉलिसी हो सकता है। हमारी नीति और अधिक गंभीर विषय है। नीनयति धातु से यह होती है, ये राष्ट्र की दिशा को, गंतव्य को निर्धारित करती है।
इसलिए नीति ये केवल शासन के कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करने वाली नहीं हो सकती। नीति यह अधिक सार्वभौमिक, अधिक सार्वजनीन, अधिक व्यापक और समग्र राष्ट्र की दृष्टि को अभिव्यक्त करते हुए उस राष्ट्र के नियति को प्राप्त करने का साधन बन सकती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक नियति होती है। ईच नेशन हैज़ गॉट ए डेस्टिनेशन। लाहौर में खड़े होकर के उन्होंने 1897 में 1897 में ये शब्द कहे थे। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक गंतव्य है, उसका एक संदेश है। और तीसरा शब्द उन्होंने प्रयोग किया था डेस्टिनी, उसके बाद में मैसेज, और तीसरा शब्द उन्होंने प्रयोग किया था कि प्रत्येक राष्ट्र का एक व्रत है, मिशन टू अकम्प्लिश। एक व्रत है जिसका उसे उद्यापन करना होता है। सुमित्रानंद पंत निराला ने उसमें मिशन शब्द को व्रत के रूप में, व्रत अधिक गंभीर है मिशन से, और इतना अद्भुत व्रत के उद्यापन की बात की। वो राष्ट्र का, इस राष्ट्र का व्रत क्या है और उस राष्ट्र के व्रत को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति क्या होगी। और वह नीति केवल सरकार की नहीं, वह नीति लोक नीति होनी चाहिए, वह नीति जननीति होनी चाहिए, तभी वह राष्ट्र नीति बन सकती है। और इसलिए केवल नाम परिवर्तन नहीं हुआ है। जब 2015 में 17 जनवरी को 33 बिंदु देकर के और सारे समाज से उसके ऊपर विमर्श प्रारंभ किया, अभिमत मांगे गए, तब इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा था, नई शिक्षा नीति कहा था। लेकिन बाद में जब कस्तूरी रंगन समिति बनी तब इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा गया। एनईपी रहा। लेकिन यह केवल नाम परिवर्तन नहीं है, राष्ट्रीयता की भावना के साथ, उस दृष्टि के साथ यह हमारे सामने एक अभिलेख, एक डॉक्यूमेंट 66 पृष्ठ का। अब अखिलेश जी, अब ये ड्राफ्ट नहीं रहा, ड्राफ्ट तो बहुत बने, 4 ड्राफ्ट बने 5 वर्षों में, लेकिन अब जो 66 पृष्ठ अंग्रेजी में, और इसका अनुवाद थोड़ा सा गड़बड़ अनुवाद है, किंतु हिंदी में उसका अनुवाद 108 पृष्ठों में जो हुआ है वह अभिलेख है नीति का, उसका एक एक अक्षर नीति है। इसलिए इस अभिलेख का बहुत गहन गंभीर अध्ययन बहुत आवश्यक है। यह अभिलेख क्रांतिकारी है क्योंकि यह राष्ट्रीय दृष्टि से लाया हुआ पहला अभिलेख है। DS कोठारी जी का बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, DRDO की स्थापना करने वाले वैज्ञानिक थे, ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठ वैज्ञानिक थे और बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। और बहुत अद्भुत उन्होंने वह कोठारी कमीशन रिपोर्ट में अनुशंसाएं दी है। वो अनुशंसा है, वो नीति नहीं है, इसलिए वो कचरे की टोकरी में चली गई। नीति वह है जिस पर चलना पड़ता है, तब नियति प्राप्त होती है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही भगवती प्रकाश शर्मा जी ने कि आपको इसको लागू करना पड़ेगा, क्रियान्वित करना पड़ेगा। नीति क्रिया को जन्म देती है, नीति क्रिया को प्रेरणा देती है। नीति से निर्माण संकल्प कृति में परिवर्तित होता है और तब सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए संकल्प की सिद्धि का माध्यम इस नीति ने दिया है। बहुत अद्भुत उसमें प्रावधान है। 5-6 बातें बहुत अद्भुत हुई है। एक तो शिक्षा मंत्रालय फिर से नाम हो गया, फिर नाम परिवर्तन नहीं, केवल भाव परिवर्तन है। HRD तो ह्यूमन रिसोर्स, मनुष्य को संसाधन मानना, जो सोर्स है उसको रिसोर्स मानना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस एकात्म मानव दर्शन में मनुष्य को संस्कृति का और मनुष्य को सारे विचार का केंद्र बनाते हैं, उस मनुष्य को स्रोत के स्थान पर आप यदि संसाधन बना देंगे, रिसोर्स बना देंगे, तो फिर वह बाजार निर्माण करने वाला ही काम होगा। यह बाजार की प्रेरणा से बना हुआ ही स्थित्यंतर था जो 1985 में हुआ था, जब आपने बाजार के लिए मनुष्य बल तैयार करना शिक्षा के उद्देश्य को सीमित कर दिया। पहली बार रोजगारोन्मुखी शिक्षा ये शब्द प्रयोग किसी शिक्षा नीति में प्रयोग किए गए, इसलिए मैं उसको नीति मानता ही नहीं। मैं उस 1986 की बनी हुई जो डॉक्यूमेंट है, जो अभिलेख है, उसको मैं शासन का दृष्टिपत्र कह सकता हूँ। जैसे घोषणा पत्र पॉलिटिकल पार्टियां बनाती है, वैसे शासन का घोषणा पत्र था। उसमें राष्ट्र दृष्टि नहीं थी, उसमें समाज का सहभाग नहीं था। कुल मिलाकर के 13,000 अनुशंसाएं पूरे देश भर में से आई थी, उसमें से 3,500 भारतीय शिक्षण मंडल ने भेजी थी 1986 में। इसलिए इस बार पहली बार पूरा जनमानस उसमें जुड़ा है। 2.25 लाख से अधिक गांवों में, ग्राम पंचायतों में विमर्श हुआ। लगभग 30 करोड़ से अधिक लोगों ने इसके अंदर सहभाग लिया। मतलब 120 देशों की जनसंख्या से अधिक लोगों के सहभाग से बनी हुई ये नीति है।
ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक बातें हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय करना ये बहुत बड़ा एक भाव परिवर्तन है, दृष्टि परिवर्तन है। इसके साथ संस्कृति जोड़ देते तो और मज़ा आ जाता। शिक्षा संस्कृति मंत्रालय तो शिक्षा और संस्कार का काम एक साथ करने की दृष्टि जग जाती। दूसरा महत्वपूर्ण इस शिक्षा नीति में, पूरी शिक्षा नीति में, स्कूल शिक्षा में भी है और सारा आगे चल करके भी सारी शिक्षा नीति में लचीलापन बहुत अद्भुत लाया है। जो एक काठिन्य था, जो एक रेजिमेंटेशन था, जो एक भाग भाग में खंड खंड दृष्टि से जो शिक्षा चल रही थी कि विज्ञान का विद्यार्थी है तो वह कला विषयों को नहीं चयन कर सकता, कला का विद्यार्थी है तो वो वाणिज्य के विषयों का चयन नहीं कर सकता, और अन्य प्रकार की, आपने यदि 2 वर्ष परीक्षा पढ़ाई कर ली, परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, किंतु किसी कारण से आप घर बैठ गए तो वापस आने को आपके पास में कोई रास्ता नहीं था, फिर प्रथम वर्ष से करना पड़ेगा। ऐसी अनेक बातें थी। ITI में चला गया तो बेचारा मूल शिक्षा से बाहर हो जाता था, फिर 11वीं 12वीं करके ग्रेजुएशन नहीं कर सकता था। आज इसमें पूरा लचीला तंत्र है। यह 5+3+3+4 वाला ही केवल परिवर्तन नहीं है, उसमें पूरा लचीलापन इस शिक्षा नीति में हमको दिखाई देता है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, ये केवल विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं, विद्यालय स्तर पर भी है। ये जो वोकेशनल वगैरह की बात की, उसमें 10वीं के बाद बाहर जाकर के फिर वापस आ सकता है, 2 वर्षों बाद फिर 11वीं कर सकता है, इस प्रकार के भी प्रावधान। 8वीं के बाद भी 2-4 साल रम लिया, उसके बाद में आकर के 9वीं में लिया, शिक्षा पूरी कर सकता है। बहुशाखीय विचार जो है, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का एक कारण है। तीसरा, इसके अंदर जो गवर्नेंस पैटर्न, जो प्रबंधन की बातें की है, उसमें भी बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है। और तीसरी बात, भारत केंद्रित विचार है। समग्र और एकात्म विचार के साथ भारत केंद्रितता महत्वपूर्ण है, इसलिए पाठ्यक्रम से लेकर सब में भारत केंद्रितता की बात की है। चौथा, इसका विशेष जो है वह पहली बार शिक्षण विधि को परिवर्तित करने का बात की है। इसलिए जो 5+3+3+4 है, उसको उन्होंने स्कूल शिक्षा की संरचना नहीं कहा है, उन्होंने कहा है करिकुलर एंड पैडागोजिकल लैंडमार्क्स। यानी ये विषय जो है, ये केवल कक्षाओं को भेद करने वाली बात नहीं है, यह पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि के तरफ देखने के दृष्टिकोण को बदलना है। पहले 5 वर्ष जो आधार वर्ष है, आधार तैयार करेंगे, उसमें पहले 3 वर्ष कोई परीक्षा नहीं होगी और कोई बोझ नहीं दिया जाएगा। अगले 2 वर्ष में लिखना पढ़ना और उसका सारा अध्ययन का क्रम शुरू होगा। आगे के 3 वर्ष यानी तीसरी, चौथी और 5वीं में थोड़ा सा क्रम आगे बढ़ेगा। ये 5 वर्ष में जो किया है काम, और फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं में वह परीक्षा का और पूरा तंत्र विकसित होगा और अच्छे से पढ़ाई होगी। और 9वीं से 12वीं में अत्यंत लचीलेपन से वह अपने मन के विषयों को लेकर के और सेकेंडरी स्टेज में अच्छे से उच्च शिक्षा के लिए तैयार हो पाएगा। ये जो एक पैडागोजिकल अप्रोच है, यह जो शिक्षण विधि का दृष्टिकोण परिवर्तन है, ये इसकी इस शिक्षा नीति की महत्ता है। सर्व समावेशकता, वंचित वर्ग के लिए विशेष उपाय करना, शासन के साथ समाज का आर्थिक योगदान, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। वैश्वीकरण भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने थोड़े से में केवल ये भूमिका रखते हुए क्रियान्वयन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ विषय रखने की महत्व समझता हूँ। यह सारी बातें क्रियान्वित होंगी तभी जब जन जन इसको स्वीकार करेगा। सर्व समावेशकता से बनी है, सर्वव्यापी विमर्श से बनी है, अब इसका लागू करना भी सर्वव्यापी विमर्श से होना पड़ेगा। इसलिए प्रेरणा मीडिया को और प्रचार विभाग को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन कि ये जन जागरण का कार्यक्रम आप 4 दिन के लिए यह ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। क्योंकि समाचार पत्रों में और मीडिया के माध्यम से नीति की सारी बातें सामने नहीं आ रही। नीति का पूरा जो अभिलेख है वो सबने पढ़ा नहीं, वो डॉक्यूमेंट। इसलिए नीति के बारे में जब तक जनता के अंदर जागृति नहीं होगी तब तक ये काम नहीं होगा। भारत केंद्रितता का एक महत्वपूर्ण विषय है मातृभाषा में शिक्षा। 3 शब्द प्रयोग किए हैं, मातृभाषा, घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा। मदर टंग, होम लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज। इसमें 5वीं तक की और हो सके तो 8वीं तक की शिक्षा करने की बात की है।
जहाँ तक संभव हो लिखा है, इस बात से हमारे कुछ लोग बड़े निराश हुए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के कारण आवश्यक था। 6 मई 2014 को जस्टिस पटनायक के नेतृत्व वाली 5 बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कर्नाटक सरकार विरुद्ध निजी विश्वविद्यालयों के केस में यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19 के अनुसार, आर्टिकल 19 के अनुसार फ्रीडम ऑफ स्पीच में सरकार नहीं तय कर सकेगी कि किस भाषा में मेरा बच्चा पढ़े। यह तो निर्णय परिवार लेगा, माता पिता लेंगे। ये विचित्र निर्णय होने के कारण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो, इसलिए ये भाषा ऐसी रख सकते थे। मैंडेटरी अब कर नहीं सकते, उसके लिए रिव्यू पिटिशन आदि करना पड़ेगा। किंतु मातृभाषा में शिक्षा का जिस प्रकार से वर्णन नीति में आया है वह इतना अद्भुत है कि हम सब लोग यदि ढंग से उसको लागू करते हैं, राज्य सरकारों सहित निजी विद्यालय और खास करके माता पिता की यदि दृष्टि परिवर्तन हम कर सके, और यदि हमने ये किया तो ये ऐसी नीति है कि जो 2030 में इस प्रकार का बालक हमारे सामने हो सकता है कि जिसने चिकित्सा, अभियांत्रिकी या वकीली में, अधिवक्ता में प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त किया हो और पहली से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, परास्नातक के स्तर तक अंग्रेजी को स्पर्श ना किया हो। ये संभावना वाली ये नीति है। पहली बार ये संभावना उत्पन्न हुई है, नहीं तो अंग्रेजी के कारण बच्चों का नुकसान हो रहा था। आज उच्च शिक्षा में भी भारतीय भाषाओं के विकल्प देने की बात करती है। शुरू हमको करना पड़ेगा कि हमारे चिकित्सा और महाविद्यालयों में एक कक्षा जो है वह भारतीय भाषाओं की हो। हमारे आईआईटी में एक कक्षा भारतीय भाषाओं की हो। आईआईटी कानपुर में हमारे एससी वर्मा जी ने शुरू किया, उन्होंने हिंदी में फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया और आज 2 साल पूर्व आईआईटी ने हिंदी में परीक्षा देने की भी अनुमति दे दी प्रथम वर्ष में। अभी आगे के वर्षों में नहीं हुई, आगे के वर्षों में भी हो जाएगी। यानी पहली से लेकर आईआईटी पूरा करने तक भी बालक बिना अंग्रेजी को स्पर्श किए इस देश में खड़ा हो सकता है। इसके लिए जन जागरण बहुत आवश्यक है। सरकार नहीं कर सकती, शासन के हाथ में नहीं है जब तक माता पिता की इच्छा नहीं होगी। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माता पिता तय करेंगे कि मेरा बच्चा। मैंने तो गुरुकुल के ऊपर कुछ कर्नाटक में हमारे गुरुकुलों को नोटिस दे दिया था, तो हमने कहा गुरुकुल तो हमने वो 125 पेज का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भेज दिया कलेक्टर के पास में, और उसको कहा इसमें लिखा है भाई माता पिता चाहेंगे वैसी शिक्षा देनी पड़ेगी। आप रोक नहीं सकते, गुरुकुल को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता ने एफिडेविट भर के दिया है कि मैं मेरी बच्ची को इस गुरुकुल में पढ़ाना चाहता हूँ, मैंने चूज किया है ये संस्कृत माध्यम से गुरुकुल में पढ़ेगी। हमने उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का पॉजिटिव उपयोग कर दिया। रोते बैठने से कुछ नहीं होता है, समाज को जगाने की आवश्यकता है। इसलिए वो हमारे संक्रांत सानू जी ने गरुड़ पब्लिकेशन जो अभी बड़ा फेमस हो गया ब्लूम्सबेरी के विरुद्ध में, उसके संक्रांत सानू जी ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है भारतीय भाषाओं के ऊपर। उसमें उन्होंने लिखा है कि टॉप जीडीपी के 20 देश पकड़ लीजिए जिनका सर्वोत्तम सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, और उनके आप देखिए तो वो सारे 20 के 20 देश मातृभाषा में शिक्षा देने वाले देश हैं। चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, वो अपनी मातृभाषा में देता है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे जापान हो, चाहे ताइवान हो। केवल भारत ही एक ऐसा है जहाँ उच्च शिक्षा अपनी भाषा में नहीं मिलती। बाकी सारे टॉप 20 देश ऐसे हैं। ब्राज़ील हो, और बॉटम 10 देख लीजिए जिनके सबसे गरीब देश है, सोमालिया, इथियोपिया, रवांडा, वो सारे अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने वाले। भिखारी बनाने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा है, ये सिद्ध होता है। आर्थिक दृष्टि से भी सिद्ध होता है। माता पिता का जन जागरण कौन करेगा? आज बिल्कुल विपरीत बात है, अंग्रेजी सीखोगे तो वो नौकरी मिलेगी, ऐसा सोच के माता पिता डालते। क्रियान्वयन का पहला आधार जन जागरण है। जनता साथ में होगी तो काम होगा। जन जागरण नहीं हुआ तो शासन के नियम बनाने से कुछ नहीं होगा। दहेज एक्ट बना करके 35 वर्ष हो गए, और इससे कठोर अधिनियम और कोई नहीं है भारत में, जिसमें अपराधी को सब स्वयं के और अपराध न करने का को सिद्ध करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। ओनस ऑफ प्रूफ इज ऑन दी एक्यूज्ड। पहला एकमात्र 2 ही कानून है, एट्रोसिटीज एक्ट और दहेज एक्ट। बाकी सब ने सरकार को तय करना पड़ता है कि इसने सिद्ध करना पड़ता है कि इसने अपराध किया। इतना कठोर कानून होते हुए समाज में से दहेज नहीं गया, क्योंकि समाज नहीं पकड़ पाया। समाज इस राष्ट्रीय नीति को अपने ऊपर जब तक नहीं लेगा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला काम जन जागरण है, क्योंकि अभिभावक ही नियंत्रित है, खास करके स्कूल एजुकेशन में। ये अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ये बाल संगोपन वाला विषय क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हमारे घर के बच्चे 2.5 साल की उम्र से प्री स्कूल में जा रहे थे और सरकारी विद्यालय पहली कक्षा से शुरू हो रहे थे। ये जो एक समाज और सरकार के बीच में विसंगति थी,
आज इसको वैज्ञानिक तरीके से और दूर करने का प्रयत्न नीति ने किया है, लेकिन लागू अपने को करना पड़ेगा। हमको अभी से शिक्षण वर्ग लेने पड़ेंगे, भारतीय शिक्षण मंडल को लेने पड़ेंगे, विद्या भारती की शिशु वाटिका के शिक्षण वर्ग लेने पड़ेंगे। तैयारी है ना, शिशु वाटिका का इतना सुंदर पाठ्यक्रम गुजरात में और सब जगह मैंने देखा है, विद्या भारती कराती है। उसको ले जाइए और समाज में माता पिता को तैयार करिए, शिक्षकों को तैयार कीजिए, आंगनवाड़ी की और वह जो हमारी बहनें हैं उनके बीच में सबसे बड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ का है, बीएमएस का है। उनके माध्यम से उनके साथ जुड़ करके भारतीय शिक्षण मंडल, विद्या भारती, आंगनवाड़ी की उन बहनों को तैयार कर दे। इम्प्लीमेंटेशन तो जनता के द्वारा होगा, इसलिए सबसे पहला कारक है क्रियान्वयन का जन जागरण है। 10वीं के बोर्ड का क्या होगा, 12वीं के बोर्ड का क्या होगा, बहुत स्पष्टता से दिया है। 2022-23 से शुरू होगा, उसके लिए एनसीएफ तैयार करना पड़ेगा। एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वह तैयार करने के बाद उसके आधार पर पाठ्यक्रम तैयार होंगे। और जैसे कहा, भारतीय भाषाओं में भी पाठ्यक्रम तैयार करना, उसके लिए विद्वान तो हम ही लोगों को देने पड़ेंगे, हम ही को पुस्तकें लिखनी पड़ेगी। एससी वर्मा जी तब से पुस्तक लिख रहे, जिस समय सब अंग्रेजी का बोलबाला करते थे, वो हिंदी में फिजिक्स की ओरिजिनल पुस्तकें लिख रहे। अनुवाद नहीं करने की आवश्यकता, हमारे विद्वानों को हमारी भाषा में पाठ्य पुस्तकें लिखनी चाहिए। भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए हमारे मित्र जितने हैं, विद्वान मित्र यहाँ जो सुन रहे हैं, वो भी कमर कस ले और पाठ्य पुस्तक बना देना। प्रकाशक मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो हम भारतीय शिक्षण मंडल से प्रकाशित कर देंगे। सरकार लागू करेगी तब करेगी, हम समाज क्यों नहीं बना देता पाठ्यक्रम की पुस्तकें? एनसीईआरटी के पीछे क्यों जा रहे हैं हम? एनसीईआरटी बनाएगी, लेकिन फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण का नियम तो एनसीईआरटी रखेगी ना, तो आप उसमें लिखिए ना। पुस्तक लिखने को कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन हम भारतीय भाषाओं में लेखन हमको शुरू करना पड़ेगा। इसलिए पहला वर्ग जब समाज है। दूसरा वर्ग सबसे बड़ा, जिसके अंदर बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है, वह है शिक्षक। क्योंकि शिक्षकों के हाथ में ही वास्तविकता में शिक्षा नीति के सफलता या असफलता उन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए सबसे बड़ा वर्ग है शिक्षक। अभी भगवती प्रकाश जी राइट टू एजुकेशन एक्ट की कह रहे थे, मेरा गुरुकुल शिक्षा के आधार पर मेरा व्यक्तिगत मत है कि भारत में स्कूल शिक्षा में सर्वोत्तम यदि कुछ काम हुआ होता तो वो परीक्षा बंद करना था। परीक्षा केंद्रित शिक्षा से ही भारत की शिक्षा का सत्यानाश हुआ है। ये मुक्तकरी विद्या समाप्त होकर के नियुक्तकरी विद्या बन गई परीक्षा केंद्रितता के कारण, और वो काम हो गया था। हमारे अरविंदो को मानने वाले आपके लखनऊ के ही गांगुली जी है, उनकी वो सीबीएसई के अध्यक्ष थे और उनकी चेयरमैन थे। उस समय अरविंदो आश्रम की तत्वों को मानते हुए ये परीक्षा ख़त्म करने की बात हुई थी। तनाव मुक्ति के लिए बोर्ड में 15 मिनट देना, ये सब उन्होंने किया क्योंकि वो अरविंदो आश्रम को मानते थे, और इसको लेकर के वो काम हुआ, लेकिन वो असफल हुआ। कंटिन्यूअस सीसीई क्यों असफल हुआ? सीसीई की असफलता का कारण है कि हमने शिक्षकों को तैयार ही नहीं किया। समग्र एवं सतत मूल्यांकन के लिए हमने शिक्षकों को तैयार नहीं किया और उनके ऊपर ये बिना परीक्षा के अध्ययन की विधि को थोप दिया, बिना शिक्षकों का मन बनाए। मैं प्रशिक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रशिक्षण पूरे हुए भाई। एनसीईआरटी से लेकर एससीईआरटी से लेकर नीचे तक सरकारी प्रशिक्षणों पे करोड़ों रुपया खर्च हुआ सर्व शिक्षा अभियान में। हर शिक्षक को प्रशिक्षण दिया सरकार ने। प्रशिक्षण नहीं चाहिए, अंदर से मन परिवर्तन करने वाला स्वाध्याय चाहिए। शिक्षकों का मन बनाने की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा नीति को सर्वाधिक यदि कहीं पर शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है तो वो शिक्षकों के बीच में करने की आवश्यकता है। नहीं तो 9 से 12 के बीच में विषय चयन की जो स्वायत्तता दी है वो काम ही नहीं कर पाएगा यदि ये शिक्षक उसको नहीं स्वीकार करेगा तो। इसलिए ये आंतरिक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन का महत्व तभी होगा जब शिक्षक उसके लिए तैयार होगा। विद्या भारती ने उदाहरण प्रस्तुत किया, शिक्षकों का, आचार्यों का इतना अद्भुत तैयारी विद्या भारती करती है। हम सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो सरकारी तो काम असरकारी होता नहीं। काका कालेलकर कह करके गए, जो सरकारी है वो असरकारी कैसे होगा? असरकारी काम तो हम लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए शिक्षकों के बीच में हमको जाना पड़ेगा, शिक्षक हमारी बात सुनेंगे। और सारे शिक्षक बदलने की जरूरत नहीं होती। आप कहोगे इतने करोड़ शिक्षक है, उनको कौन उन तक पहुँच पाएगा? सरकार करेगी तभी तो होगा। सारे शिक्षक बदलने की आवश्यकता नहीं होती। एक विद्यालय में एक शिक्षक का मत परिवर्तन और मन परिवर्तन हो जाए तो चमत्कार होता है।
नागपुर में हमने शिक्षक स्वाध्याय लिया, सारे म्यूनसिपालिटी के यानी जो कॉरपोरेशन के स्कूल है, नगर महानगर पालिका के विद्यालयों के 135 विद्यालयों के 150 शिक्षक आए थे। एक शिक्षक जगदीश पवार सर, उनका मन बदल गया शिक्षक स्वाध्याय से। उन्होंने कहा प्रायोगिक शिक्षा में करता हूँ। एक एकात्मता नगर का नागपुर में है और कॉरपोरेशन का विद्यालय है, वहाँ के सारे बच्चे तैयार हो गए। वहाँ के बच्चे आज 1000 तक पढ़े उनको आते हैं। आप 767 बोलिए वो पहाड़ा सुना देंगे। मैंने पवार सर को पूछा ये कहाँ से हो गया? बोले आपने ही तो बताया था कि पहाड़े रटाने नहीं होते, पहाड़े बनाना सिखाना पड़ता है। मैंने उनको ज्ञान दिया, इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आप जब शब्द अक्षर, आप जब संख्या बोलते हो, बच्चे पहाड़े याद नहीं करते, स्मरण नहीं करते, वो तो पहाड़ा बनाते हैं। वैदिक गणित से उन्होंने पहाड़ा बनाना सिखा दिया बच्चों को। वो बच्चे नौली करते। आज जिस विद्यालय में 40 विद्यार्थी नहीं आते थे, आज उस विद्यालय की और विद्यार्थी संख्या बढ़ानी पड़ी कॉरपोरेशन को। भर भर के 1.5 गुना विद्यार्थी। एक शिक्षक बदल गया, प्रिंसिपल भी नहीं है वो। हमारे उज्जैन के भरत व्यास जी सरकारी विद्यालय के प्रिंसिपल थे, उन्होंने अकेले ने परिवर्तन कर दिया। और बिना नकल के मध्य प्रदेश में, बिना नकल, बिना इन्विजिलेटर के, बिना शिक्षक के, बिना नकल के विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल में परीक्षा करके दिखा दी। इसलिए शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कारक जन जागरण, जिसमें माता पिता महत्वपूर्ण है। दूसरा कारक यह शिक्षक है, और इन सब में हम सामाजिक संगठनों की भूमिका बहुत बड़ी है। तीसरा कारक जो है वह है निजी विश्वविद्यालय और निजी विद्यालय। स्कूल शिक्षा में हम बात कर रहे हैं, निजी विद्यालय और उसके प्रबंधक। ये एक बहुत बड़ी एक भ्रम फैला हुआ है समाज में कि निजी विद्यालय केवल व्यापार के लिए और लूटने के लिए होते हैं। बड़ी संख्या में आज 44% स्कूल शिक्षा में निजी भागीदारिता है। उस 44% भागीदारी में निजी विद्यालयों में 90% से अधिक बजट विद्यालय है। छोटी शालाएं हैं जो 5000, 6000 रुपये, 10,000 रुपये से कम वार्षिक शुल्क वो लेते हैं। फीस 10,000 रुपये से कम वालों की संख्या में बता रहा हूँ 90%। हरियाणा में ऐसे 10,000 विद्यालयों के संगठन के साथ हमने काम किया। वो 10,000 विद्यालय सारे ऐसे जिनकी वार्षिक शुल्क 10,000 रुपये से कम है। 6,000, 7,000 रुपये वार्षिक शुल्क लेकर के, और उसी में गणवेश भी देते हैं, उसी में पुस्तकें भी देते हैं और उसी में अध्ययन भी कराते हैं। ये निजी विद्यालय और उनका जो मैनेजमेंट है, ये तीसरा कारक है जिसके साथ हम लोग अभी अच्छी तरह से जुड़े नहीं हैं। हमको उनके साथ जुड़ करके काम करना चाहिए। हमारे मन का ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि ये लूटने के लिए विद्यालय चलाते होंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यापारीकरण नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाजारीकरण नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिक्षकों का शोषण करके पैसा नहीं कमाते। ये सारी कुरीतियाँ मुझे पता है, किंतु पिछले जन्म की कुछ पुण्याई थी, इसलिए शिक्षा के व्यापार में आए हैं, नहीं तो दारू बेचते। इसलिए इनके जो उस भाग्य को आप यदि जोड़ करके, हमने संस्था चालक परामर्श करके एक प्रतिमान उनके लिए तैयार किया। आनंदशाला कहते हैं हम, कार्यशाला नहीं कहते, वर्कशॉप नहीं कहते। अंग्रेजी में भी हमने शब्द बदल दिया, ब्लिसिनार कहते हैं, सेमिनार एम्ड एट ब्लिस। इसलिए आनंदशालाएं कराते हैं और उसमें उनका मत परिवर्तन कराते हैं, उनका वातावरण परिवर्तन कराते हैं। वो पूरे विद्यालय का वातावरण बदल जाता है और आधुनिक विद्यालयों का गुरुकुलीकरण करते हैं। ये तीसरा कारक है। और चौथा कारक है जो उच्च शिक्षा के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो विद्वान हैं, क्योंकि वही एनसीईआरटी में जाकर के सिलेबस बनाएंगे। इसलिए इन विद्वानों के साथ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने चौथे स्तर पर पाठ्यक्रम को रखा है। वातावरण जनता बनाएगी, उस वातावरण के अनुरूप शिक्षण विधि शिक्षक करेंगे, उन शिक्षकों को स्वतंत्र संस्था चालक देंगे। इसलिए ये 3 महत्वपूर्ण, पहले इस क्रम में मैं प्रायोरिटी में, वरीयता में, क्रियान्वयन के लिए इन तीनों के मत परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। और चौथे स्तर पर मैं आता हूँ जहाँ पर पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यचर्या का निर्माण और उस निर्माण के लिए काम करने वाले और विशेषज्ञ। और मज़ेदार बात है, ये विशेषज्ञ सारे उच्च शिक्षा से आते हैं, उनके प्रोफेसर होते हैं। स्कूल शिक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों का उपयोग पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए एनसीईआरटी बहुत कम करती है। 1 आध 2 होता है, 12-15 की टीम में 1 आध 2 होते हैं। इसलिए ये चौथा कारक है।
और फिर 5वें स्तर पर मैं सरकार को रखता हूं। सरकार में क्रियान्वयन के लिए मत के साथ, ओपिनियन के साथ दबाव बनाना, यह चौथी बात है। इन चारों स्तरों पर योजना बनाने का काम हमको करना चाहिए। भारतीय शिक्षण मंडल ने उसके लिए विविध समितियां बनाई हैं। उन समितियों के माध्यम से हम हर स्तर की योजना बना रहे हैं, उच्च शिक्षा की भी, विश्वविद्यालय शिक्षा की भी, स्कूली शिक्षा, शालेय शिक्षा की भी, और ऐसे विभिन्न मुद्दों पर टेक्निकल एजुकेशन का, और ऐसा क्रियान्वयन का एक अभिलेख, एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट जिसमें क्रियान्वयन के पूरे चरणबद्धता से उपयोग किया जाए। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्रम है जन जागरण नंबर 1, नंबर 2 शिक्षकों को तैयार करना, नंबर 3 संस्था चालकों को तैयार करना, नंबर 4 विषय विशेषज्ञों को तैयार करना, और 5वें स्तर पर शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग और शिक्षा सेक्रेटरी को मैं रखता हूँ, जिनको समझाना बहुत कठिन है। लेकिन हमारे आधुनिक ऋषि कस्तूरी रंगन जी ने इस नीति के और शब्द दे करके, और मंजुल भार्गव जो युवा ऋषि है, तरुण तापस है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का गणित का फील्ड मेडल का पुरस्कार, विश्व का जिसको गणित का नोबेल कहते हैं, वो प्राप्त मंजुल भार्गव, इस तरुण तापस ने जो तपस्या की है, उस तपस्या से जो एक एक शब्द अभिभूत मंत्र के समान इस शिक्षा नीति में हमको मिला है, हम उसका उपयोग करके आने वाले 10 वर्षों में भारत माता को पुनः एक बार विश्व गुरु के पद पर आसीन कर सकते हैं। यही दृष्टि लेकर के ये शिक्षा नीति बनी है। पहली नीति मैं मानता हूँ इसको स्वतंत्र भारत की, अभी तक जो आई थी वो नीति नहीं थी, क्योंकि जो नियति को प्राप्त नहीं कर सकती वो नीति नहीं हो सकती। वो कार्यक्रम थे, वह योजनाएं थी, वह सरकार का दृष्टिपत्र था, लेकिन नीति नहीं थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार भारत को मिली है। हम लोग उसका पूरा उपयोग करें। उसने जो गवाक्ष खोल दिए, उन्होंने जो द्वार खोल दिए, उन्होंने जो हमारे काम करने के लिए एक बहुत बड़ा हमको व्यापक रणक्षेत्र दे दिया है, उसका उपयोग हम लोग करें, शासन से अपेक्षा ना करें। हम समाज में काम करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, व्यक्ति, कार्यकर्ता, विद्वान, शिक्षाविद, हमारा दायित्व है जन जागरण से लेकर सरकार के जागरण तक काम करें, और इस काम को करके इस शिक्षा नीति को सफल बनाएं और भारत माता को फिर एक बार जगत गुरु बनाएं। इसे आह्वान के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।